मैम मुझे कुछ पूछना था। पूछो पूछो, पहले सिमरन तुम पूछो फिर तुम पूछोगे। यस मैम। मैम 3 साल पहले जब यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे, तो मैम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन से पोस्ट में कौन जाने वाला है या किसको वो करने अपॉइंट होने वाला है। तो मैम लोग ब्लाइंडली वोट भी कर देते हैं। मैम जैसे कि जब यूपी का इलेक्शन हुआ था 2017 में, तो मैम हमें ये नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ जी बनने वाले हैं। तो मैम ये फेयर थोड़ी ना है, हमें पता ही नहीं है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव किसको इलेक्ट करेंगे। ये फेयर नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम का लूप होल है जिसका फायदा उठाया था बीजेपी ने। इट हैपेंस एंड शिट हैपेंस। हमेशा सब चीज ईमानदारी से थोड़ा की जाती है, वरना दुनिया में प्रॉब्लम ही क्या रहे। इट्स अ लूप होल। ऐसा इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लॉ नहीं बना सकते हम उसको एडवाइजेबल बना देते हैं कि मेरी ये एडवाइस है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो। तो इट इज एडवाइजेबल टू डिक्लेयर कैंडिडेट, कि कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया हर जाए पार्टी ऐसी। को पहले अपना कैंडिडेट चूज कर लेना चाहिए, उसके यस, हिसाब से लोग और वोट करें। ये बात फेयर है कि पार्टी को अपना कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन वो पार्टी की अपनी चॉइस है। अगर हम ये पार्टी को ये चॉइस दे रहे तो पार्टी मना भी कर सकती है, इसके लिए हमने कोई लॉ नहीं बनाया। और हम जो भी चीजें लॉ में नहीं है ना, वो सब किताबी बातें हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो लॉ में है केवल उस पर ही हम झगड़ा कर सकते हैं, ये तो लॉ में आपने कैसे कैंडिडेट अपना डिक्लेयर नहीं करा। लेकिन जो लूप होल होता है उसका फायदा तो सारी पार्टीज उठाती हैं, तो उसका फायदा ही लूप होल बीजेपी ने उठाया। लूप होल भी क्या, एक तरह से सिस्टम का फ्लॉ है कि मैंडेटरी नहीं किया गया है पहले पहले लेना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हम किसी इंसान को नहीं जिताते। यूएस में इंडिविजुअल जीतता है, ट्रम्प जीता, एक एक इंसान जीतता है, लेकिन हमारे यहाँ एक पूरी पार्टी जीतती है, क्योंकि हम बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है। तो हम ये मानते हैं हम कि उधर इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़ा होता है। हाँ, उनके इंडिविजुअल खड़ा भी होता है और इंडिविजुअल जीतता भी है। हमारे यहाँ बंदा अपने लिए खड़ा नहीं होता, वो पार्टी के टिकट पे खड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि उस पर्टिकुलर एरिया में लोग उस आदमी का नाम भी नहीं जानते होते हैं, ढंग से उसे जानते भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ वो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है उस एरिया से, तो लोग उसको वोट दे आते हैं, क्योंकि उनको पार्टी को जिताना है। तो यहाँ पे पार्टी ड्रिवन पॉलिटिक्स है, पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स नहीं है। किसी की पर्सनैलिटी पे वोट दे रहे हैं, जैसे ट्रम्प हो गया, लिंकन हो गया, अब्राहम लिंकन। यहाँ पे हम पार्टी को चूज करते हैं। तो पार्टी को चूज करने तक के हमने नियम बना रखे हैं। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो इतना फला 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 तरीके से वोट कर सकती है। अभी पार्टी का जरूरत करना तो चाहिए, कैंडिडेट को पहले डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन अगर कैंडिडेट को नहीं डिक्लेयर किया कि हम तो अब अपने ये तो सरप्राइज है कि कौन बनेगा पीएम या सीएम, तो तुम कुछ नहीं कर सकते उस केस में। तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने सरप्राइज ही दिया था हम लोगों को, काफी लोगों को शॉक भी दे दिया था। ठीक है, इस चक्कर में हाँ मैम अगर ऐसा हुआ कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए का इलेक्शन लिया उसमें हार गया बट उसकी पार्टी जीत गई, मैम वो तब भी पीएम बन सकता है? और क्या, कांग्रेस ने तो सारे जीवन यही किया है। कांग्रेस ने सारे जीवन यही किया है। मनमोहन सिंह जी पहली बार अपनी सीट से इलेक्शन जीत गए थे, अगली बार लेकिन वो लड़े ही नहीं थे, फिर भी पीएम बना दिए गए थे, क्योंकि जो लड़ता नहीं उसको लोग रास्ता भेज देते हैं। और पीएम की क्वालिफिकेशन ये है, यही तो धांधली है, जिसका दिमाग चल रहा है उसको समझ में आ रहा है कि फ्लॉ कहाँ है। पीएम की क्वालिफिकेशन ये है कि पीएम बनने के लिए एक इंसान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अब ये नाम एमपी जरूर है, बट ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, इसमें दोनों सदनों के लोग इंक्लूडेड है, लोकसभा, राज्यसभा। तुम इनमें से किसी के भी मेंबर हो तो तुम पीएम बन सकते हो। मान लो कि मोदी जी जो है वो बुरे आदमी है, उनको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी उनको पीएम बनाना चाहती है। उनकी पूरी पार्टी जीत गई, लेकिन मोदी जी खुद अपनी सीट से हार गए। उसके बाद में भी इनकी पार्टी इनको राज्यसभा बैठा देगी, उसके अपने इंटरनल तरीके होते हैं, राज्यसभा में बैठा देगी और उसके बाद इनको पीएम बना देगी। हम लोग नहीं रोक सकते। और इससे भी करेला और नीम चढ़ा सिचुएशन ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते समय लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं भी है तब भी बन सकते हैं, लेकिन बनने के बाद 6 महीने के अंदर आपको इन दोनों में से किसी एक सदन की मेंबरशिप लेनी होगी। तो मोदी जी आज अगर राज्यसभा के सदस्य नहीं है तब भी वो 6 महीने के लिए तो प्रधानमंत्री रह ही सकते हैं, और 6 महीने के बाद किसी न किसी तरह का गड़बड़ घोटाला करके आ जाएंगे राज्यसभा में। मैम इससे तो ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। हाँ,
इससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को अनस्टेबल बोला गया है। तो जब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, यानी प्रेसिडेंशियल मतलब जो यूएस में चलता मैम है, इलेक्टोरल बोर्ड को इस पे वो नहीं रखनी चाहिए रखनी चाहिए, बट देयर हैव बीन टाइम्स जब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा था और इंदिरा गांधी खुद भी इलेक्शन हारी थी, तब भी पीएम बनी थी, तो ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसका फायदा खुद कांग्रेस उठाती आई है कि उसके कैंडिडेट हार जाते वापस थे। चेंज नहीं हो सकता, वापस अमेंड नहीं हो सकता ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान काम नहीं है। मेरे घर की किताब थोड़ी ना है कि रबड़ लगाया मैंने और सही कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है इतने फालतू फालतू वाले, जैसे सैलरी हो गया कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो उसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें अगर 50% से ज्यादा लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं तो ये पास हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको पार्लियामेंट पहले पास करे, यानी दिल्ली में जो बैठी हुई पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट पहले उनको पास करे, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, जो कि एक अलग चीज होती है। स्पेशल और सिंपल मेजोरिटी भी अलग अलग चीज है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 50% लोग, मान लो 20 लोग क्लास में, तो 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने अगर हाँ कर दिया तो ये सिंपल मेजोरिटी है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है उनमें से 2/3 यानी नियरली 16 लोग जो हैं, वो 15 या 16 लोग वो हाथ खड़ा करें और उनको प्रेजेंट भी होना चाहिए आज असेंबली में। उन्होंने केवल इंग्लिश एसएससी क्लास में एडमिशन ले रखा है, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है उनको। तो ये बहुत बड़ा, एक तो ये पहला कि जो इलेक्शन का अमेंडमेंट तुम बोल रहे हो उसको करने के लिए बहुत बड़ा ढकोसला करना होता है पार्लियामेंट में। पहली चीज तो पार्लियामेंट के 2/3 लोगों को हाथ खड़ा करना होगा और वो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट खड़ा रहना होगा। और इंडिया में जितनी सारी पार्टीज है ना, 150 सालों में कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी को 2/3 सीट मिल जाए। इस बार हुआ था, नियरली बीजेपी के साथ 350 मिलनी थी, वरना पार्टी गठबंधन से ही सरकार बनाती है, क्योंकि हर पार्टी को थोड़े थोड़े वोट मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट का और रिलीजन ज्यादा चलता है, तो सब लोग अपनी कास्ट को वोट दे आते हैं, सब लोग अपने रिलीजन को वोट दे आते हैं, तो हर पार्टी को 150 वोट मिलते हैं, कोई 2/3 पहुंचता ही नहीं। तो 2/3 हाथ खड़े करवाने के लिए या तो आपकी मित्रता बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में, तो कभी 2/3 हो ही नहीं पाएगी। पहली चीज, अगर वो हो भी जाए कि 2/3 लोग सदन में हाथ खड़ा कर दे, आउट ऑफ 550 2/3 मेंबर्स को, नियरली 300 लोगों से ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा हाथ खड़ा, उसके बाद वो सदन नियर 50% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। यानी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो वो 14 स्टेट में जाएगा बारी बारी से। हर एक स्टेट में वो 50% से ऊपर मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो वो जब वहां पास हो जाएगा, उसके बाद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, तो उन पूरे 14 स्टेट में इसको पास होना होगा। जब वो उन 14 स्टेट में से पास हो जाएगा, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। मैम ये तो ऐसा कर दिया जैसे इम्पॉसिबल ही हो, थोड़ा थोड़ा। और यही रीजन है अब बीजेपी ये कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार मोस्टली गवर्नमेंट में आ चुकी है, मोस्टली स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, और सेंटर में भी 2/3 है। तभी तो लोग इतना डर रहे हैं कि 2-4 साल और टिक गए तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बदल दे ये लोग, क्योंकि एक तरह से वो डिक्टेटरशिप ही हो गई। 14 राज्यों में पास कराने के लिए 14 राज्यों से तुम्हारी अच्छे संबंध होने चाहिए, या तो 14 राज्यों में तुम्हारी ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब बीजेपी के साथ में ये सीन है, बीजेपी के सेंटर में भी गवर्नमेंट, और नियरली 14 से क्या 20 के आसपास स्टेट्स में गवर्नमेंट बन गई है बीजेपी। लेकिन हर बीजेपी की गवर्नमेंट जरूर बन गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है हर एक स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी के मन की चल रही है, कर्नाटक में जाएंगे वहां अलग सोच रहे हैं, महाराष्ट्र जाएंगे वहां अलग सोच रहे हैं। तो जब पास कराने की एक्चुअल बारी आएगी तो लोग फिर हैवी बार्गेन करेंगे बीजेपी से, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है पॉलिटिक्स में, कि अपना काम निकलवाने के लिए खरीद फरोख्त बोलते हैं। एमएलए एमपी बेचे जाते हैं अरबों में, खरीदे जाते हैं अरबों में। वो सबसे बड़ा बाजार है, इंडिया का सबसे बड़ा बाजार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही है। तो वो वहां हो शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी वहां वो पास ना हो पाए। इतना सारा पैसा कांग्रेस या कोई और जो नहीं चाहती है पास हो, लोगों को पे करने लगे। कांग्रेस क्यों बार बार अपने विधायकों को लेके बैठ जाती है वहां जाकर के? इलेक्टोरल बोर्ड मैम तो इलेक्टोरल बोर्ड को तो इस पे भी चेक रखना चाहिए, ये वैसे कोई लीगल चीज थोड़ा ना। तुम एक बात बताओ बेटा, बिल पास, हाँ तुम एक बात बताओ, मैं ना तुम्हें डराने के लिए अपने घर में एक टाइगर रखूं, और उस टाइगर के मैंने ना पूरे दांत निकाल लिए हूँ, तो क्या तुम उस टाइगर से डरोगे?
हाँ मैम। मैम पंजे तो मार सकते हैं। मान लो पंजे भी मैंने हटा दिए उसके, मैम ऐसा मैम क्यों घूसा कर मार रहे हो देगा। बेचारे के मान लो साथ, फिर लंगड़ा तो वो है टाइगर ही वो नहीं रहेगा। वो उठ ही नहीं सकता, वो लंगड़ा है। मैम तो रखने का क्या फायदा फिर? वही तो, मैम ये फिर कुछ और बिल्कुल रख बिल्कुल सही लेते। बात। यही हालत हमारे इलेक्शन कमीशन की है आज, कि इलेक्शन कमीशन का नाम है, उसके पास कोई पावर नहीं है, लंगड़ा है। वो एकदम लंगड़ा है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 2 मिनट में इनके दिमाग ठिकाने लग दे कर दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास उतना पावर भी तो होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास अपना इंडिपेंडेंट फंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी पावर है पैसा। अगर इलेक्शन कमीशन के पास खुद का पैसा ही नहीं है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी से टेबल के थ्रू वो लोग पैसे लेते हैं, तो फिर वो कैसे कराएगा इलेक्शन? प्लस उसके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, तुमको पता है कौन अपॉइंट करता है उसको? प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कमीशन का हेड गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो जब इलेक्शन कमीशन का हेड ही वो अपॉइंट करते हैं, तो तुमको लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट जा सकता है? पेपर पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन रियलिटी में इलेक्शन हाँ वो कमीशन तो के उन्हीं के पास, फेवर में रहेगा। हाँ कदमों में रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दिखाने के लिए अच्छा खासा सिस्टम बना रखा है। एक पूरी कमेटी होती है जो इलेक्शन कमीशन के हेड को सिलेक्ट करती है। उस कमेटी में ऑपोजिशन के लोग भी होते हैं, जो गवर्नमेंट अभी बीजेपी का भी होगा उसमें, जो गवर्नमेंट चला रही होती है उसके लोग भी होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एक दो अच्छी फील्ड के लोग, सचिन तेंदुलकर टाइप भी वहां बैठा दिए जाते हैं, रिटायर्ड जज को भी बिठा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, दिखाने के लिए कि ये एक इम्पार्शियल बॉडी है। बट सबको पता होता है कि अंदर 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 क्या चल रहा है, उसी की चलती है जिसके हाथ में पावर होता है। तो इंडिया की ऑलमोस्ट सारी बॉडी, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई क्यों ना हो, सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है उसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यही रीजन है कि सीबीआई पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही काम करते हैं। तो हम देखो, जब बीजेपी पावर में रहती है तो कोई भी जो केस होता है वो बीजेपी के लीडर्स के अगेंस्ट नहीं जाता, और सारे जो कांग्रेस के जितने स्कैम होते सारे बीजेपी खुलवा देती है सीबीआई इंक्वायरी से। क्यों? क्योंकि सीबीआई पूरा उन्हीं के कंट्रोल में है। सेम चीज इलेक्शन कमीशन के साथ भी होता है, इलेक्शन कमीशन पूरा उनके कंट्रोल में है। तो लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन ये एक भ्रम जाल है। वो एक पोएम नहीं पढ़ाई थी अभी, रेन ऑन द रूफ, वही वाला हाल है, वही हाल है। हम एक भ्रम जाल में हैं, हमें केवल ऐसा फीलिंग आ रही है दैट वी आर फ्री। हाँ दिव्यम पूछो। मैम मैंने कहीं पढ़ा था मैम, जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाता है, ये सही है? यस, कुछ देखो तो अब ये पूरा व्यापार तो समझ ही गए हो, ये पूरा जो इनका धंधा बंदा है, इनको इसको लिख लो कि इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा, एमएलसी का होता है, केवल सिलेक्टिव पीपल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। ये टाइप ऑफ इलेक्शन है। तो हमारे यहाँ जो हम लोग इलेक्शन में जिनके लिए हमारा वोटर आईडी कार्ड बनता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए बनता है। तो ये वाले इलेक्शन में हम लोग जाते हैं एमपी और एमएलए वाले, मोदी तो मैंने ऐसे फर्जी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम जाते हैं, इस वाले में हम नहीं जाते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब दिव्यम ने जो पढ़ा है कि अब हमने ये वाली बॉडी का इलेक्शन नहीं कराया। पहली चीज तो इलेक्शन कराने में बहुत पैसा लगता है, तो हम इतना, हमारी गरीब कंट्री थी स्टार्टिंग में, तो हम इतने नंबर ऑफ इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते, अरबों करोड़ों का खर्चा रहता है ये। तो यहाँ पर हमने कुछ इलेक्शन जो बहुत मैंडेटरी है, उनको पोलिंग बूथ सेटअप करना होता है, सबको इलेक्शन ड्यूटी का पैसा देना पड़ता है, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इसमें होता है, वो हम नहीं करना चाहते। तो जिनके पास, जिन वाली पोस्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा पावर नहीं दी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को, राज्यसभा और एमएलसी को लिमिटेड पावर दे रखी है, तो जिनके पास कम पावर दे रखी है, हमने उनका इलेक्शन नहीं कराया। उनका इलेक्शन हम इन्हीं लोगों को ले जाते हैं और इनसे वहां वोटिंग पड़वा देते हैं, वो लोग कर देते हैं इलेक्शन। दूसरी चीज ये है कि जो प्रेसिडेंट है, हाँ अनिमेश तुम पूछो फिर जवाब देती हूँ मैं। मैम आपने कहा था कि वो जो इलेक्शन कमीशन का जो हेड है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ना और आपने कहा था कि ना इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसको एक कमेटी अपॉइंट करती है, लेकिन उस यस कमेटी मैम, में उस जो कमेटी मेंबर्स से ही होते हैं उसमें मुझे, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, उसमें होम मिनिस्टर प्रेजेंट होता है। हाँ पूछो बेटा। लेकिन मैम उसे इलेक्ट कौन करता है? किसे? उस कमेटी को कौन? मैम जो कमेटी वोट करती है वो मैम कोई भी राह चलता तो नहीं होगा मैम, कौन आता है उसमें? कोई तो इलेक्ट करता होगा उसे, वो कौन है? गवर्नमेंट। तो मैम ये तो गवर्नमेंट ने ही बैठा दिया मैम, तो गवर्नमेंट अकेले ही कर दे अपॉइंट, तो मैम दिक्कत कह क्या है? रहे मैम हैं, हम पैसे दे के सारा सबको तो ले आए। गवर्नमेंट की चलती है मैम हर जगह। तभी तो कह रहे हैं कि देखने में लग रहा है आजाद हो तुम, लेकिन ये गलतफहमी दूर हो रही है। देखो तुम लोग कितने स्मार्ट हो गए हो। चलो थैंक यू। तो आगे की बात क्या है, तो आगे मैम की तो बात, इसका कोई, मैम इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है।
क्या मैम सोल्यूशन है? कोई इस पे कुछ अगर कोई कहता भी नहीं सोल्यूशन है। होता तो 70 साल हो गए थे, अब तक हो जाता। इसका एक ही सोल्यूशन है कि इतने लंबे टाइम 20, 25, 30 जैसे 70 सालों तक कांग्रेस रही, उतने लंबे टाइम के लिए कोई और गवर्नमेंट आए, और जैसे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया वैसे ही कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे। जैसे बीजेपी को देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हद का जालसाजी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें पेचीदे और लूप होल्स है। लेकिन उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा करके तो 370 आर्टिकल को हटा दिया बीजेपी ने और जम्मू कश्मीर को बदल दिया यूनियन टेरिटरीज में। लेकिन जब भी कोई भी पार्टी ऐसा करने लग जाती है तो लोग हाय राम, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे पेचीदगी वाली चीजें हैं जिनको कोई भी नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। उसके लिए आपको डिक्टेटर ही बनना पड़ेगा, और जो भी पार्टी डिक्टेटर बन जाती है अगले साल वो इलेक्शन में हार जाती है। तो यही हालत चलती रहेगी, इसलिए ये प्रॉपर अनस्टेबल कंट्री है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे वाले हैं, ना तो पाया ही जाए ना तो भुलाया ही जाए वाले रिलेशन। वी आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैम बट देखा जाए तो ऐसे तो डिक्टेटरशिप भी थी जब अलग अलग कंट्रीज में, तो भी यही था कि इतने लंबे से चल रही है, इतने लंबे समय से अब चेंज कैसे हो ही नहीं सकती। हाँ नहीं, हमारी तो मैं मैम ये समझी भी नहीं चेंज हो क्वेश्चन सकता तुम्हारा, है। क्या बोल रहे हो? मैम मैं कह रहा हूँ मैम, जैसे आपने कहा कि इतने लंबे से चल रहा है, चेंज नहीं हो सकता, तो फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे तो काफी कंट्रीज इतने लंबे समय से डिक्टेटरशिप में भी थी, वो भी तो चेंज हुई एक डेमोक्रेसी में। तो ऐसे तो फिर जो कंट्रीज ना में ना होगी ना चेंज, डिक्टेटर तो डेमोक्रेसी में चेंज होगी, लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ चेंज हो जाएगी? डेमोक्रेसी तो हम तो ऑलरेडी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक ही चीज पॉसिबल तो है। हट सकता है मैम, करप्शन तो हट सकता है। हाँ, करप्शन हट सकता है। हमारे यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हर एक भगवान हर एक के दिमाग में घुस जाए, ब्रेन वॉश करके हर एक को ईमानदार कर दे। दूसरी हमारे यहाँ सिविल वॉर हो सकती है, क्योंकि हम ऐसे फंसे हुए हैं, बता रहे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां पे माइनॉरिटी को पूरे राइट्स दिए गए हैं लेकिन उनको कोई मानने को रेडी नहीं है। सब मुसलमानों को कहते हैं कि जाओ 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 तुम पाकिस्तान जाओ, उनको इक्वल राइट मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनको इक्वल राइट मिली हुई तब भी उनको लग रहा है हम उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ दे रखा है, तो ना हम उन्हें निकाल सकते हैं ना वो अपनी मर्जी से जाएंगे। तो अल्टीमेटली बचा क्या? अल्टीमेटली बचा झगड़ा। या तो झगड़ा एक सोल्यूशन है, या तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने। अल्टीमेटली तो ये, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानबूझ करके चलने इतना देंगे तो और पेचीदा होगी। बनाया है कि हमारी, देखो हमें, तुम्हें पता है इंडिया जो है इज दी ओनली सर्वाइविंग डेमोक्रेसी। बहुत सारी कंट्रीज है जिनको यूएस ने वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने का कोशिश करा, क्योंकि मैंने तुम लोग को सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था कि सोशलिज्म से वो लोग बहुत डर गए थे, तो वो लोग मेजर कंट्रीज को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो मेजर कंट्रीज को डेमोक्रेसी में उन्होंने कन्वर्ट किया केवल और केवल सोशलिज्म से बचने के लिए। मैंने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ाया था। लेकिन बाकी सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी फेल हो गई, चाहे वो इंडोनेशिया की हो, मलेशिया, केवल इंडिया की डेमोक्रेसी सर्वाइव कर गई। यहाँ तक कि श्रीलंका और नेपाल की भी नहीं बची, उनके यहाँ भी आए दिन झगड़ा होता रहता है। लेकिन हमारी बच गई। हमारी क्यों बच गई? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे लॉ लिखे हुए हैं ना कि हम चाह के भी, अगर हम चाहे भी ना कि हम डेमोक्रेसी ना रहे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इतना इतना मोटा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज का इलेक्शन लिखा हुआ है, हर एक बॉडी को। लेकिन अगर सोल को देखा जाए तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि द वन हु कंट्रोल्स द डेली कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली एक डिक्टेटरशिप ही है जिसको बहुत सजा सजू के प्लेट में परोसा गया है कि दिखेगा डेमोक्रेसी है, बट गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस हर फील्ड में है, और ये हर हम तो कंट्री में। इनडायरेक्टली तो डिक्टेटरशिप ही है मैम। हाँ, जो तभी तो मोदी को पावर में डिक्टेटर वही बोल कर रहा रहे है हैं, मैम हर चीज। तभी तो लोग मैम मोदी को अगर ये डिक्टेटर तो वही मैम ये जो इलेक्शन कमीशन जो है, इसका अगर राइट हटाना है कि इसका हेड गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेगी, तो मैम उसके लिए तो बहुत सारे और रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो में ये मैम लिख, हाँ ना हम हटा के नई किताब ऐसे मैम बनाते हैं। अगर आज बीजेपी है और कांग्रेस चाहेगी ये हट जाए, लेकिन अगर कल को कांग्रेस ही पावर में आ गई तो तो वो भी कोई नहीं अपनी चाहिए। पावर क्यों जाने देगा? यही तो वही रीजन है बात बेटा, हो गई। देखो बात समझो, कांग्रेस यही तो रीजन है। ये देखो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुछ चीजें सेल्फ एविडेंट होती हैं, उनके लिए ना, जैसे मैंने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि एक्चुअली में रियल लड़ाई अमीरों और गरीबों के बीच में है, क्योंकि एंड में अमीर अमीर एक हो जाते हैं। यही हालत बीजेपी और कांग्रेस की भी है। ये वैसे बड़ा झगड़ रहे हैं, लेकिन जब रियल प्रॉब्लम आएगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो, तो वो ना बीजेपी करेगी ना कांग्रेस। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही पता है कि जब भी ये पावर में आएंगे तो इनकी पावर
छिन जाएगी। यही रीजन है कि 70 इयर्स में कांग्रेस हैड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू पॉजिटिव चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज ला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनसे उनकी खुद की पावर जा रही थी। पावर चली जाएगी। अब बीजेपी आई है, वही बात हो गई कि ना घाव देखा जा रहा है ना दिखाया जा रहा है। तभी तो मैं तुमसे कह रही थी कि इसके लिए तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। मैम ये तो बहुत गड़बड़ है। कोई बात नहीं, गड़बड़ घोटाले का एक ही सोल्यूशन है, सारे लोग पढ़ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को बिना माने ही एक कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ जीने लगे, जैसे ब्रिटेन में होता है। वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इंसान का बिहेवियर ही वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 2-4-10 नेता लोग या फिर कुछ चंद इलेक्शन कुछ नहीं कर सकते अगर कंट्री का पूरा पॉपुलेशन एक सर्टेन वे में बिहेव करने लगे। अगर पूरी कंट्री में सारे लोग लिबरल हो जाए, वही तो कह रहे, अगर कंट्री में सारे लोग लिबरल हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी लिखी हो या ना लिखी हो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लॉ तो इसीलिए बनाया गया ताकि लोग सुधर जाए। अगर लोग सुधर जाएंगे तो लॉ बनाने का जरूरत ही नहीं है, तो ये सारी गड़बड़ी भी खत्म हो जाएगी। अगर लोग प्रॉपर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, लोग दिमाग से वोटिंग करे, लोगों को ये ना देखे कि ये मेरी जात का है या इसने कौन सा वादा किया है, लोग अपना दिमाग लगाए कि ये क्या ये सच में डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से अगर लोग वोट करें, जिस दिन लोग सुधर जाएंगे ये सारे अपने आप सुधर